अगर हम लोग गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो गोदावरी अफवाह तंत्र आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? दक्षिण। अच्छा, अगर छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्से के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले इसका दक्षिणी हिस्सा ही बनाता हूं। जहां पे हमको जरूरत हम उस जगह के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, यहां पे मैं कुछ इस प्रकार ये गोदावरी अफवाह तंत्र अगर बना रहा हूं तो कुछ इस प्रकार इसको ऐसा अगर बना लेते हैं। यहां पे अगर मैं बना दूं आप इमेजिन भी कर पाएंगे। ये वाले जिला, इस जिले का नाम क्या है हमारा? कांकेर। ये कौन सा है? नारायणपुर। ये वाला कोंडागांव। ये वाला हमारा कौन सा हो गया? दंतेवाड़ा। ये है सुकमा और ये क्या है? बस्तर। हाँ, थोड़ा सा इसमें आप क्या करेंगे, दो जिलों के बारे में और लिखेंगे। एक है हमारा कौन सा? ये मोहला मानपुर। एक और कौन सा लिखेंगे आप? कौन सा है? राजनांदगांव। क्लियर है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, मैं बात कर रहा हूं गोदावरी अफवाह तंत्र। अच्छा, अफवाह तंत्र का मतलब समझ में आता होगा, एक बहुत बड़े एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, गोदावरी अफवाह तंत्र में अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा हम पिछले कंटेंट में चलते हैं और आप याद करके देखो। मैंने बोला था यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। सही बोल रहा हूं? यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है, दूसरा बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। ये लो भाई, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। अच्छा, इसके बारे में मैंने बोला जिसकी जल ग्रहण क्षमता, अगर मैं बात करूंगा इनकी जल ग्रहण क्षमता कितना प्रतिशत है दोस्त? कितना प्रतिशत है? लगभग 26% है। इतना लिख दो। और एक लाइन और अगर मैं लिखूंगा तो यह रहेगा छत्तीसगढ़ के लगभग 39,000 है। क्या ये 39,000 है कि 18,000 है? 39,000, 39,000 वर्ग किलोमीटर के वर्षा जल को इकट्ठा करती है। ऐसा लाइन लिखा जाएगा। मतलब ये अगर मैं बात करूं, देखो इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया का वर्षा जल इकट्ठा करती है, यहां के वर्षा जल को इकट्ठा करती है। तो लगभग ये 39,000 वर्ग किलोमीटर के वर्षा जल को इकट्ठा करती है। और छत्तीसगढ़ में जितना भी वर्षा जल है उसका लगभग 26% वर्षा जल गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। एक लाइन और लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा। ये लो भाई, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से किसी को भी कोई लाइन ना समझ में आया तो पूछ लो। जब हम मेंस राइटिंग करते हैं तो ऐसे शब्दों का बहुत जरूरत पड़ता है। यही सब शब्द है। जब बोला जाएगा गोदावरी अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, तो आप बताओगे यह छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, जो छत्तीसगढ़ के कुल वर्षा जल का लगभग 26% वर्षा जल इकट्ठा करता है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में है। यह मेंस है, ये जो अभी मैं बोला आपको। प्री में ही सब चीज क्लियर हो जाता है, मेंस में तो बस उसको सिस्टमैटिक जमाना होता है। कुछ इस प्रकार से हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा चलो भाई, हम इनके बारे में इस प्रकार से चर्चा कर लिए और बाद में अगर मैं बात करूंगा, अब सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नदी के बारे में चर्चा करूंगा और उस नदी का नाम क्या रहेगा? गोदावरी। अगर गोदावरी अफवाह तंत्र है, सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। और अगर मैं गोदावरी नदी के बारे में बात कर रहा हूं, गोदावरी नदी के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप देखना, बोर्ड को देखना, आप शुरुआत कर दे फिर से। अगर गोदावरी नदी के बारे में बात करूंगा दोस्त, यहां पे हम पहाड़ याद रखेंगे। उस पहाड़ का नाम मैं लिखूंगा त्र्यंबक की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह नदी अपने उद्गम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह पूर्व की ओर है। इस नदी का प्रवाह कुछ इस प्रकार है। ये लो भाई, कुछ इस प्रकार ये नदी का प्रवाह है और ये प्रवाह करते हुए इस नदी का बहाव आपको इस पूर्व दिशा में दिखेगा। अच्छा, पूर्व दिशा में जब इस नदी का प्रवाह दिखेगा तो यहां पर यह छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर बहती है नदी।
यह महाराष्ट्र और बीजापुर जिले के बीच में बहती है नदी, और यहां से बहने के पश्चात ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती कुछ इस प्रकार। तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, ये लो भाई, तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, और आंध्र प्रदेश राज्य में जाकर राजमुंद्री, जगह का नाम क्या है, राजमुंद्री के समीप बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है। जब ये गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार बहेगी तो आप देखेंगे ये नदी बहते हुए किस प्रकार इस क्षेत्र के वर्षा जल को इकट्ठा कर लेती है। हम इनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। इस नदी का नाम है गोदावरी। ये लो भाई, ये नदी का नाम लिख दिया मैं, गोदावरी नदी। त्र्यंबक की पहाड़ी से लेकर आपके बे ऑफ बंगाल में विलीन होते तक, राजमुंद्री तक पहुंचते तक यह नदी कुल 1465 किलोमीटर का दूरी तय करती है। यह नदी कुल 1465 किलोमीटर का दूरी तय करती है नदी। अच्छा, याद रखेंगे यहां पर यह सिर्फ बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है नदी। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा, इस नदी का लंबाई वैसे तो यहां पर सिर्फ 24 किलोमीटर है, लेकिन एल.एन. वर्मा के बुक में 15 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप 15 के हिसाब से चलो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के हिसाब से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ पे, 15 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में अंदर प्रवाहित नहीं हो रही, ये सिर्फ सीमाओं पर बह रही है गोदावरी नदी। लेकिन आप देखेंगे अभी पूरे का पूरा वर्षा जल गोदावरी में विलीन हो जाता है। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर की लंबाई है। जैसे हम नदियों के बारे में हमेशा से पढ़े हैं, वैसे आज भी पढ़ लेते हैं। जैसे गोदावरी नदी है, हम क्या क्या पढ़ लेते हैं जल्दी से इनके बारे में। इस नदी का क्या पढ़ा देता हूं मैं, उद्गम। अगला मैं बताऊंगा किस दिशा में है, प्रवाह। अगला मैं बात करूंगा नदी में हम बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं, विलीन। मैं बात करता हूं नदी का क्या पढ़ते हैं हम लोग, लंबाई। और किसी भी नदी का क्या पढ़ते हैं दोस्त हम लोग, उपनाम। और उस नदी का क्या बनते हैं, सहायक नदी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सहायक नदी। हमारे पढ़ने का पैटर्न है किसी भी नदी के बारे में, इतना ही डिटेल जानना होता है। या तो ये डिटेल में लिख लिख के दे दूं, या आपको विजुअलाइज करा दूं, मैप में दिखा दूं नदी का प्रवाह कैसे होता है। अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं उद्गम के बारे में, गोदावरी नदी का उद्गम, मैंने अभी बोला इस गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा है दोस्त त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की पहाड़ी, यहीं पे अगर मैं बात करूंगा नासिक राज्य के बारे में बात करूंगा, कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर प्रवाह की बारे में बात करूंगा दोस्त, पूर्व में, कौन से में, पूर्व। हमको पूर्व से ज्यादा मतलब नहीं है दोस्त, हमको छत्तीसगढ़ से ज्यादा मतलब है। तो यहां पे एक लाइन रखेंगे, जब प्रवाह होता है तो बीजापुर व महाराष्ट्र के बीच में कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर का प्रवाह है। विलीन अगर मैं बात करूंगा, बंगाल की खाड़ी। ये लो भाई, बंगाल की खाड़ी कहां पे, राजमुंद्री कहां है, आंध्र प्रदेश। ऐसा आपको चीजों को याद रखना है। मैं मानता हूं आप इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, आप यहां पे भी पढ़िए, बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए। एक ही चीज को कई बार जब अपने दिमाग से टकराओगे तब वो याद होगा, पहली बार तो सिर्फ समझ में आता है। इनकी लंबाई के बारे में बात करूं, 1465 किलोमीटर। ऐसा लिख देता हूं, 15 किलोमीटर समझ जाओगे। 15 किलोमीटर कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। बाकी कहां पे है, पूरा लंबाई। अगर मैं इसके उपनाम के बारे में बात करूं, जानते हैं क्या दोस्त, दक्षिण की गंगा है ये। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। दक्षिण गंगा, वृहद गंगा कहा जाता है इसका उपनाम। दोनों अलग अलग है, दक्षिण भारत की गंगा अलग है, दक्षिण की गंगा अलग है। इसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण की गंगा। ये लो भाई, क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। एक नाम और बोलता हूं, इनको क्या कहा जाता है, वृद्ध। क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सहायक नदी के बारे में बात करें दोस्त, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मैं उन्हीं सहायक नदियों का नाम लिख रहा हूं जो छत्तीसगढ़ से है। अगर छत्तीसगढ़ से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में बात करूंगा दोस्त, उस नदी का नाम है इंद्रावती। उस नदी का नाम है तालपेरू। उस नदी का नाम अगर आप पढ़ोगे तो उस नदी का नाम अभी पढ़ोगे सबरी नदी। किसी भी नदियों को इस पैटर्न में पढ़ने का आदत डालेंगे आप, और हमेशा यही पैटर्न लिखेंगे। कोई भी नदी का पहले उद्गम होगा, निकलने के पश्चात उस नदी का प्रवाह होगा, वो नदी का कहीं पे विलीन होगा, उसके आधार पर लंबाई पता चलेगा। ये चारों कंटेंट एकदम 1 by 1 हो। कोई भी नदी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा,
उद्गम का और जगह नहीं मिला, आप जिला लिख दो, आप इस जिले से उद्गम हुआ है। हमेशा अगर हम कंटेंट बनाए तब की बात है। ये गोदावरी नदी है। मैंने बोला इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। अब हमारा पढ़ने का विषय क्या है? इंद्रावती। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंद्र। पहले अब आप सभी के सभी अब इंद्रावती नदी को ध्यान देंगे आप। और अगर मैं इंद्रावती नदी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, इंद्रावती नदी का उद्गम यहां से हुआ। यह है उड़ीसा। उड़ीसा में एक पहाड़ है जिसका नाम है मुंगेर। मुंगेर की पहाड़ी, ये लो भाई, ये है मुंगेर की पहाड़ी। कालाहांडी, कालाहांडी नाम सुने थे? कालाहांडी कभी छत्तीसगढ़ का अंग हुआ करता था, बता दूं। जगह कौन सा है? कालाहांडी। कालाहांडी जिले का नाम है। यहां पे मैं बात कर दूंगा उड़ीसा। से अगर मैं बात करूंगा, इंद्रावती नदी का उद्गम होता है और ये इंद्रावती नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये लो भाई, ये नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये नदी कुछ इस प्रकार बहती है। इस नदी के तट पर बहुत मुख्य मुख्य नगर बसे हुए हैं। पहला है नगरनार। सुने थे नगरनार स्टील प्लांट? ये नगरनार, यहीं पे नगरनार है, यहां पे नगरनार है। और आगे बात करूं, जगदलपुर बसा हुआ है। और आगे बात करूं, बारसूर बसा हुआ है। और अगर बात करूं, यहां भोपालपट्टनम है। और भोपालपट्टनम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है नदी। और दक्षिण की ओर मुड़ने के पश्चात लगातार सीमाओं पर है ये नदी। फिर से यहां पर महाराष्ट्र और बीजापुर के बीच में सीमा रेखा का निर्माण होता है। और जैसे ही नदी ये भद्रकाली में पहुंचे, भद्रकाली में गोदावरी नदी में विलीन हो जाए। भद्रकाली सुने थे आप? छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिमी बिंदु है, याद आ रहे हैं? पश्चिमी बिंदु बीजापुर जिले में जगह कौन सा है? भद्रकाल। ये सब नगर है जिसपे बसे हुए हैं। नाम है नदी का इंद्रावती नदी। और कुछ इस प्रकार ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूरे का पूरा आपको अफवाह तंत्र पढ़ा डालूंगा दोस्त। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली बहुत कम नदियां हैं। ये इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, इस नदी का एक खास बात देखो, ये वर्षा जल को अभी आप देखेंगे, पूरे इस क्षेत्र के वर्षा जल को ये नदी इकट्ठा करेगी। और जब ये नदी वर्षा जल को इकट्ठा होकर पश्चिम की ओर बह रहे, आगे जाकर गोदावरी नदी के साथ फिर वही पानी वापस आए। आप इतने दूर तक इस पानी को इमेजिन करके देखो, सिर्फ घूम रहा है पानी। सही बोल रहा हूं? यहीं शॉर्टकट मिलता है, इधर से ही निकल लेता। ये पूरे का पूरा ऐसे प्रवाह बनता है, पूरा एक राउंड बनता है। यही इंद्रावती नदी वो जगह है, अगर ये पार करके आप इधर जाओगे ना, तेलंगाना का कल्चर दिखेगा आपको, आंध्र प्रदेश का कल्चर दिखेगा, महाराष्ट्र का कल्चर दिखेगा, छत्तीसगढ़ का नहीं दिखेगा। मैं बार बार बोलता हूं, ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ का नहीं था। ये पूरे का पूरा कल्चर साउथ कल्चर है, बस दक्षिण भारत का संस्कृति यहाँ पे। इधर है छत्तीसगढ़ का संस्कृति, हमारा अंग था ही नहीं, वो बात अलग है। यहाँ का जो राजा था उसका ये क्षेत्र था, उसका क्षेत्राधिकार था, यहां तक साम्राज्य विस्तार था। वो राजा इधर विलीन हो गया, इसलिए वो हमारा अंग बन गया। इतना बड़ा क्षेत्र, यहां अभी भी तेलुगु कल्चर है पूरे का पूरा। खैर, तो यह है इंद्रावती नदी के बारे में। ये इंद्रावती नदी अपने उद्गम से यहां तक आते हुए लगभग 264 किलोमीटर का दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर? 200। लेकिन यहां से मैं बात करूंगा, छत्तीसगढ़ की लंबाई पूरे का पूरा अगर लंबाई की बात करोगे 300 है, लगभग 308 या 315 किलोमीटर के यहां से यहां तक पूरा का पूरा भद्रकाली तक। इंद्रावती नदी के बारे में अभी आप देखेंगे किस प्रकार यही इंद्रावती नदी पूरे यहां के वर्षा जल को इकट्ठा करने वाली है और उसके बाद जाकर सबको गोदावरी में डाल देने वाला। गोदावरी उस पूरे वर्षा जल को ले जाकर बंगाल की खाड़ी समुद्र में, इसलिए अपवाह तंत्र गोदावरी, क्योंकि अंतिम रूप से समुद्र तक कौन जा रही है? गोदावरी। बात समझ में आया? अच्छा चलो भाई, अगर हम बात कर रहे थे इंद्रावती के बारे में, तो जल्दी से दोस्त इंद्रावती नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पे हम चर्चा करेंगे इंद्रावती नदी के बारे में। फिर से अगर हम लोग इंद्रावती नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इंद्रावती नदी के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे हम? यहाँ पे उद्गम, यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रवाह। हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? विलीन। हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? लंबाई। हम यहां पे किसके बारे में बात करेंगे? उपनाम। हम लोग यहां पे बात करेंगे इस नदी की सहायक नदी। यहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे प्राचीन नाम।
ये हमारे पढ़ने का तरीका है। हम कुछ इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अगर हम कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, लिखते चलते हैं। उद्गम, उद्गम, मैंने बोला उद्गम जो है वह हमारा मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेली नहीं, मुंगेर की पहाड़ी। यहां पे हम बात करेंगे कालाहांडी, यहां पे हम बात करेंगे उड़ीसा, ऐसा पढ़ा जाएगा। इसको याद रखेंगे। मैं जो पैटर्न बोल रहा हूं, हम लिखते समय भी जब हमको किसी नदी के बारे में लिखने के दिया जाए मेंस, इसी पैटर्न में हम लिखेंगे। पूरे का पूरा यही ही पैटर्न होगा, प्रॉपर वे में। पहले ही लंबाई नहीं लिख देना है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो भाई, अगर मैं प्रवाह के बारे में बात कर रहा हूं, इस नदी का प्रवाह, पर प्रवाह तो सबसे पहले आप देखेंगे कहां पे, आप पश्चिम की ओर। प्रवाह है पश्चिम की ओर। अगर मैंने बोला पश्चिम की ओर तो क्या लिखेंगे आप, छत्तीसगढ़, नहीं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, ये लो भाई, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, छत्तीसगढ़ भूल गया मैं। अगर विलीन के बारे में बात करूंगा, विलीन में क्या बोलूंगा, गोदावरी में। गोदावरी, गोदावरी में कहां पे जगह भी लिख लेना, भद्रकाली के समीप, भद्रकाली के समीप आप ऐसा लिख लेंगे इसके बारे में। लंबाई के बारे में आप अगर मैं बात करूं, 264 किलोमीटर टोटल लंबाई। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पूरे के पूरे इंद्रावती, मैं छत्तीसगढ़ की लंबाई लिखा हूं 308। कितना किलोमीटर है ये, 308। ये लो भाई 308 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इस नदी के उपनाम के बारे में, उपनाम, इसको बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। अगर मैं इसके उपनाम के बारे में बात करूं, याद रखेंगे इसको कहा जाएगा बस्तर की जीवन रेखा। ये लो भाई, बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाएगा। अगर सहायक नदी के बारे में बात करूं, लिख देता हूं, बस थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ऐसे बहुत सारी नदी आप यहां पे लिख सकते हो। कोटरी, निबरा, और लिख सकते हैं गुडरा, बहुत सारे हैं, संखनी, डंकनी, ऐसा बहुत सारे हैं, कुछ को लिखो, लिख सकते हो आप। सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी है, कोटरी सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर मैं इसके प्राचीन नाम के बारे में बात करूं दोस्त, इसको जाना जाता है मंदाकिनी के नाम से। किसके नाम से है, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है इसको। लिख पाए? चलो जल्दी से लिखेंगे, निकट पर बसे नगर, लिखेंगे निकट पर बसे नगर, निकट पर बसे नगर के बारे में लिखेंगे। और निकट पर बसे नगर में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे प्रवाह के आधार पर। पहला है नगरनार, फिर लिखेंगे जगदलपुर, फिर लिखेंगे बारसोर, फिर लिखेंगे आप भोपालपट्टनम, फिर लिखेंगे भद्रकाली, क्या लिखेंगे, भद्रकाली। कुछ इस प्रकार ये पूरे का पूरा निकट पर बसे हुए नगर, बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक नगर इसके तट पर बसे हुए। नीचे में नोट करके लिखेंगे आप लोग। राज्य की तीसरी बड़ी नदी है, पहला पॉइंट, राज्य की तीसरी बड़ी नदी है। पहला पॉइंट, राज्य की तीसरी बड़ी नदी है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस नदी पर विशेष प्रकार की बोध मछली पाई जाती है। इस नदी पर विशेष प्रकार की बोध मछली, एक मछली है बहुत विशेष प्रकार का, लगभग 100 किलो वजनी मछली है। पूरे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर पाई जाती है मछली, बहुत प्रसिद्ध है मछली। इस नदी पर विशेष प्रकार की बोध मछली पाई जाती है। आगे बढ़ूं मैं? चलो भाई आगे, अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो गया दो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, गोदावरी और इंद्रावती। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं।
कि इंद्रावती की सहायक नदी का। अब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड देखना चालू करेंगे आप, बोर्ड को ही समझेंगे आप लोग। अगर हम यहां पे चर्चा करेंगे, यहां पर अगर हम चर्चा करेंगे, यहां पर अब धीरे धीरे समझे, चीजों को समझें। यहां पे यहां पर अब देखेंगे तो यहां पर एक नदी का बहाव मिलेगा, जिस नदी का नाम है वेनगंगा। कौन सी नदी है? अच्छा, अगर मैं वेनगंगा के बारे में बात कर रहा हूं, यह वेनगंगा इंद्रावती की सहायक नदी है, इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी। प्रश्न बनता है सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इस माफ करेंगे गोदावरी। प्रश्न बनता है सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ये तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बह रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, यहां पर राजनांदगांव में एक पहाड़ी है जिसका नाम है फुलहर। पहाड़ी का नाम क्या है? फुलहर। फुलहर पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है बाघ नदी। कौन सी नदी? और ये बाघ नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कुछ इस प्रकार वेनगंगा की सहायक, कुछ इस प्रकार ये वेनगंगा की सहायक है। ये लो भाई, ये वेनगंगा की सहायक है। अच्छा, अगर ये वेनगंगा की सहायक है तो वेनगंगा इस बाघ नदी के जल को, ये लो भाई एक नदी का नाम लिख दिया बाघ नदी, इस बाघ नदी के जल को वेनगंगा ले जाकर गोदावरी में, इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये भी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कुछ भी हो, यहां का वर्षा जल गोदावरी नदी में, गोदावरी अपवाह तंत्र, बाघ नदी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। राजनांदगांव का कुछ हिस्सा गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अच्छा चलो भाई, हम लोग और बात करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूंगा, ये जगह है हमारा मोहला मानपुर। कौन सी जगह है? मोहला। मोहला की पहाड़ियों से, मोहला जगह है, मोहला नामक जगह मोहला की पहाड़ियों से, सिर्फ ध्यान देते जाएंगे बोर्ड में आप लोग। मोहला की पहाड़ियों से कोटरी नदी का उद्गम होता है, और ये कोटरी नदी अपने उद्गम से कुछ इस प्रकार दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नदी का नाम है कोटरी। याद करके देखो, प्राकृतिक विभाजन में मैंने यहाँ पे कोटरी बेसिन बनाया था। कौन सी नदी है? कोटरी। ये कोटरी नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यही कांकेर में एक जगह है परलकोट। कौन सी जगह है? जब ये नदी परलकोट से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इस नदी का नाम परलकोट भी है। कोटरी नदी को ही परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये नदी अपने उद्गम से कुछ इस प्रकार दक्षिण की ओर प्रवाहित हो, तो ये नदी यहीं से नारायणपुर के पश्चात ये नदी महाराष्ट्र को प्रवेश कर जाती है। महाराष्ट्र में कुछ दूर बहने के पश्चात ये नदी वापस यहां पे आकर, बीजापुर में वापस आकर इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी है। ये इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी है। अभी मैं पूरे का पूरा इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, आपको मेरे मैप में ये कोटरी नदी आपको महाराष्ट्र जाते हुए दिख रहा, अगर एक्चुअल मैप दिखा पाता ना तो ऐसे जाता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि यहां पे आपको महाराष्ट्र अंदर घुसा हुआ दिखेगा। ये नदी सीधे बहेगी, ये नदी सीधे बह रही है, महाराष्ट्र ही अंदर आ गया है। लेकिन मेरे को आपको चीज दिखाना था कि नदी महाराष्ट्र में भी बहती है। इस नदी का नाम है कोटरी। कौन सी नदी है? कोटरी। मतलब देखो, यहां पर ये जो मैदानी क्षेत्र है, दुर्ग संभाग का जो थोड़ा सा हिस्सा है, दुर्ग डिवीजन का जो थोड़ा सा हिस्सा है, वह गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा कहलाता है। इसीलिए मैंने वो दो जिले बनाए। कोटरी नदी प्रवाह है दक्षिण की ओर, इंद्रावती की सहायक नदी है। यहां अगर मैं बात करूंगा नारायणपुर से, नारायणपुर की पहाड़ियों से एक पहाड़ी का नाम यहां पे मैं लिख दूंगा छोटे डोंगर, और यहां पे एक पहाड़ी इलाका से बात करूंगा, बूझमाड़ के जंगलों से एक नदी का उद्गम होगा, उस नदी का नाम है निबरा। कौन सा नदी है? निबरा नहीं बोलेंगे, बोलने में नीबरा ही बोला जाता है उसको। अगर इस प्रकार ये नदी कोटरी नदी के समानांतर ही बहती है नदी, और ये यहां पर उत्तर से इंद्रावती की सहायक नदी है। इस नदी का नाम अगर मैं बोलूंगा तो यह है निबरा। इस नदी का नाम, इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में प्रवाह आएगा इसका, निबरा का। ये दोनों नदी का महाराष्ट्र में प्रवाह आता है, सही है। ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में एकदम समानांतर ऐसे निबरा, कोटरी और निबरा इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी। अब मैं बात करूंगा छोटे डोंगर। कौन सा पहाड़ी है? छोटे डोंगर। और छोटे डोंगर की पहाड़ी से गुड़रा नदी का उद्गम होता है।
पहाड़ी नहीं, अबूझमाड़ के जंगलों से। अबूझमाड़ की पहाड़ मत बोलो, अबूझमाड़ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहां से यहां तक अबूझमाड़ क्षेत्र, उस क्षेत्र के बीचों बीच प्रवाह होता है। अच्छा चलो मैं, अच्छा थोड़े देर बाद मैं बताऊंगा इसके बारे में, अबूझमाड़ से थोड़ा सा इसको जोड़ना था। अच्छा चलो भाई, मैं बात करता हूं छोटे डोंगर। छोटे डोंगर की पहाड़ी से गुडरा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? और एक गुडरा नदी अपने उद्गम से कुछ इस प्रकार कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से वापस आकर ये दंतेवाड़ा जिले में। इस नदी का नाम है गुडरा, निबरा गुडरा, कोटरी निबरा गुडरा, ऐसे नदियों के नाम है। सब इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी है। उसी प्रकार यहां पे एक और कोंडागांव में एक और नदी पढ़ेंगे हम लोग, उस नदी का नाम मैं पढ़ाऊंगा बोर्डिंग। कौन सा है? बोर्डिंग। निबरा गुडरा बोर्डिंग। बोर्डिंग नदी का उद्गम हुआ है हमारा यहां पे कोंडागांव जिले में, और ये कोंडागांव और बस्तर दो जिले में प्रवाहित होती है नदी। वहीं पर यहां एक जगह है माकड़ी, माकड़ी की पहाड़ियों से यहां पे एक जगह है माकड़ी। इस माकड़ी की पहाड़ियों से, माकड़ी तहसील है, जगह का नाम है, कोंडागांव का एक तहसील है माकड़ी। वहां की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नारंगी। और ये नारंगी नदी माकड़ी पहाड़ियों से निकलकर नारंगी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसी नारंगी नदी के तट पर नगर बसा हुआ है कोंडागांव। नारंगी नदी के तट पर है कोंडागांव। एक बार यही प्रश्न पूछा था, मैं लास्ट में पूरे का पूरा लिस्ट बनवाऊंगा आप लोगों से, कौन सा नगर किस नदी के तट पर है। इस नदी का नाम है नारंगी नदी। ये लो भाई, ये नारंगी नदी, नारंगी नदी। ये नदी आगे बढ़ते हुए कुछ इस प्रकार यहां पर इंद्रावती नदी में, सब इंद्रावती की उत्तर से सहायक नदी है, सब नदी। और है बहुत सारा कोयर, कोयली बेड़ा, ऐसे और बहुत सारे 3 नदियां यहाँ पे, कोयर भी है। मैं छोटी छोटी नदियां हैं उसके बारे में, नाले के समान है वो, भले हम पढ़ते समय नदी पढ़ते हैं। ये नदी आप याद रखेंगे, 5 नदी कई बार बोलेंगे, घर में जाएंगे कई बार बोलेंगे, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये नदियों के नाम है। ये नारंगी नदी जैसी इंद्रावती नदी में बहे, इंद्रावती नदी में मिल जाए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात का निर्माण होता है नदियों के मिलने के तुरंत बाद, इसलिए वो जलप्रपात और बहुत सुंदर दिखता है। आप कभी जब वो जलप्रपात जाओगे ना, जलप्रपात के थोड़ा सा पीछे जाइएगा चलते चलते, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है जब दो नदियों का संगम होता है, उसके बाद ये जलप्रपात बनता है। नारंगी और इंद्रावती नदी के बाद ये जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात का निर्माण होता है इंद्रावती नदी पर। ये उत्तर से सहायक नदी में बताया, इंद्रावती की उत्तर। देखो किस प्रकार वर्षा जल इकट्ठा होता है, इसी को ड्रेनेज कहा जाता है। इस क्षेत्र का वाटर कैसे ड्रेन होता है, और इस जगह का वाटर आपको पता है, दूध नदी, याद आ रहा है, दूध नदी इधर चले गया, इधर इधर चले आ गया। यहां पे एक घाटी पढ़ते हैं हम लोग, केशकाल घाटी, याद आ रहा है, यहां पे केशकाल घाटी पढ़ते हैं। ये केशकाल घाटी जो है, इसको कहा जाता है, ये वो जगह है जो महानदी अफवाह तंत्र को गोदावरी अफवाह तंत्र से अलग करती है। इस केशकाल घाटी के निचला जो हिस्सा है, केशकाल घाटी का जो निचला हिस्सा है वो गोदावरी अफवाह तंत्र है। इस केशकाल घाटी का ऊपरी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो महानदी अफवाह तंत्र है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, महानदी अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र को कौन सा जगह अलग करता है? केशकाल घाट। और ऐसे आपको याद आ रहा है अबूझमाड़ की पहाड़ी, मैंने अबूझमाड़ की पहाड़ी याद करो, मैंने बोला था कांकेर से लेकर, कहां से बोला था? कांकेर से लेकर उस पहाड़ी को मैंने बीजापुर तक पढ़ाया था, बहुत बड़ा विस्तार बताया था, याद आ रहा है। यहां पे ये इंद्रावती नदी है, कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी के बाद वो अबूझमाड़ की पहाड़ी स्टार्ट होता है। इंद्रावती नदी की उस पर अबूझमाड़ का क्षेत्र है, और इंद्रावती नदी की इस पर पूरा बीजापुर का मैदान है। इधर आओगे तो मैदान, उधर जाओगे तो पहाड़। वो सबसे बड़ा भाग देने वाला, दोनों को अलग अलग बांटने वाला ये नदी महान इंद्रावती नदी है। यहां से अबूझमाड़ की पहाड़ी यहीं से शुरू होता है, इसीलिए बीजापुर जिले में भी अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार है। नहीं तो लोग अबूझमाड़ बोलते ही सीधा सिर्फ एक जिला पहुंचते, वो है कौन सा? नारायण। ठीक है, सिर्फ पहाड़ पूछा जाए तो नारायणपुर, लेकिन उसका एक्सटेंशन पूछा जाए 3 जिले आ जाते हैं। खैर चलो भाई, यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये तो उत्तर से सहायक नदी। इसी इंद्रावती की दक्षिण से सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। और अगर मैं दक्षिण से सहायक नदियों के बारे में बात करूं, यहां पर एक पहाड़ी जिसका नाम है डांगरी डोंगरी, याद आ रहा है? बहुत सारे डोंगरी पढ़ाया था मैं।
चूड़ी डोंगर, डांगरी डोंगर, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, यहां बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, मांझी डोंगर, आरी डोंगर, याद आ रहा है? धमतरी में कौन सा डोंगर, कौन बताएगा? रानी डोंगर, धमतरी में रानी डोंगर, कांकेर में आरी डोंगर, यहां बड़े डोंगर, यहां छोटे डोंगर, यहां पे चूड़ी डोंगर, डांगरी डोंगरी, ये सब पहाड़ियों के नाम याद करो, लिंक करने का आदत डालो। ये डांगरी डोंगरी आप लिखे हुए पहाड़, जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा। वहां से कौन सा नदी का उद्गम होता है? वहां से डंकनी। कौन सी नदी का? ये लो भाई, ये डंकनी नदी का उद्गम हो गया। डंकनी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, गोदावरी की सहायक नदी है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, एक पहाड़ बहुत दिनों से सुनते आए हो, उस पहाड़ी का नाम है बैलाडीला। सुने हो? कौन सी पहाड़ी है? और इसी बैलाडीला की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है संखनी नदी। कौन सा है? अगर इसको मैं बात करूं, यह है डंकनी, इसको अगर मैं बात करूं, यह है संखनी, और ये संखनी और डंकनी नदी के संगम पर बसा हुआ नगर है दंतेवाड़ा। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, दोनों के मिलने के बाद नदी का नाम ना संखनी ना डंकनी है, संखनी डंकनी है। नदी का नाम क्या है? संख। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि संखनी डंकनी की सहायक है या डंकनी संखनी की सहायक है, दोनों एक दूसरे की सहायक, क्योंकि इसके बाद दोनों के मिलने के बाद नदी का नाम संखनी डंकनी नदी है। दोनों के संगम पर, एकदम जहां पे संगम हो रहा है वहीं पे ही दंतेश्वरी माता का मंदिर है, एकदम संगम पर। यह संखनी नदी बैलाडीला की पहाड़ियों से निकल रही है नदी। बैलाडीला की पहाड़ी अपने आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है, बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है जो जापान को सप्लाई किया जाता है, उस आयरन ओर को, रॉ मटेरियल को। आयरन ओर जिसका रंग लाल होता है। जब ये संखनी नदी उस पहाड़ से बह रही है, बैलाडीला की पहाड़ी से जब बह रही है, तो उस पूरे आयरन ओर को अपने साथ बहा लाती है। पूरा वो लाल रंग दिखता है, संखनी नदी का पानी पूरा लाल रंग दिखता है। उस पानी में आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा आयरन का मात्रा है कि उसको पिया नहीं जा सकता, वो प्रदूषित कहलाती है, प्राकृतिक रूप से प्रदूषित। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी संखनी नदी है, क्योंकि इसका जल रक्ताब है, रक्त की तरह लाल है, वो पानी पूरा लाल दिखता है। उसको इंसान क्या, जानवर भी नहीं पी सकते उसको। अगर इंसान पी ले तो लीवर प्रॉब्लम हो जाए उसको, जॉइंडिस रोग, पीलिया रोग हो जाएगा उनको, इतना ज्यादा उसमें लौह का मात्रा रहता है इस नदी में। लेकिन याद रखना, ये नदी प्राकृतिक रूप से प्रदूषित, मानवीय रूप से प्रदूषित तो हमारा ये खारून और अरपा है। दोनों में बहुत फर्क है। ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने इसको प्रदूषित कर रखा है। बात समझ में आया आप लोगों को? तो मेरे कहने का मतलब है, ये नदी है संखनी और डंकनी। संखनी नदी का अपना बहुत खास बात है, इसको आप याद रखेंगे। दो चीजें मैंने बताया, ये प्रदूषित और इसका जल रक्ताब है, लाल रंग का है इसका जल। यहां पे अगर मैं बात करूंगा, यहां पर यह है हमारा इंद्रावती नदी की, बीजापुर में दो छोटी छोटी सहायक नदी है। एक नदी का नाम है चिंतावागुनी, कौन सा नदी है? और एक नदी का नाम है नंदीराज। छोटी छोटी नदियां है, बरसाती नदी है, बीजापुर जिले में, इंद्रावती की दक्षिण से सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, ये इंद्रावती नदी की दक्षिण से चार सहायक नदियां हैं, एक डंकनी, एक संखनी, एक चिंतावागुनी और एक नंदे। उत्तर से सहायक नदी है कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। ये ऊपर से 5, नीचे से कितना याद रखना है? और भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ा रहा हूं। इंपॉर्टेंट नहीं, जो है वही है, और बाकी अन्य नदियों के बारे में डिटेल से नहीं मिलेगा, और जो थोड़े बहुत मिलते हैं मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, उससे आप तैयारी कर लीजिएगा उसको। अच्छा चलो इधर आए, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें महानदी जैसे नहीं है अपवाह तंत्र, इसको जल्दी हम लोग खत्म करते हैं इस अपवाह तंत्र को। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों को ये गोदावरी नदी की एक और सहायक नदी पढ़ने को मिलेगा, और इन गोदावरी नदी की एक और सहायक नदी, उसका नाम है तालपेरू। क्या है? तालपेरू। ये लो भाई तालपेरू, ये तालपेरू नदी है।
अगर मैं तालपेरू नदी के बारे में बात करूं, ये तालपेरू नदी का उद्गम हुआ है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा बीजापुर और बाहर तेलंगाना में जाकर ये नदी तालपेरू नदी बाहर में जाकर ये गोदावरी की उत्तर से सहायक नदी है। अच्छा, इस नदी का मैं नाम लिख देता हूं, ये लो भाई, इस नदी का नाम लिख दिया मैं तालपेरू। और अगर मैं तालपेरू की एक सहायक नदी के बारे में बात करूं, सुकमा से एक नदी बहकर आती है, उसका नाम है चिंता नदी। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, ऊपर वाला चिंता वागुनी है जो इंद्रावती की सहायक नदी है। अभी मैंने बोला है चिंता नदी, दोनों अलग है, वागुनी अलग है, सिर्फ चिंता अलग है। ये चिंता नदी। गोदावरी की सहायक नदी है तालपेरू, जो इस राज्य के बाहर तेलंगाना में जाकर गोदावरी में विलीन होती है। तालपेरू की सहायक नदी है चिंता नदी। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं दोस्त, एक नदी का नाम आप सुने होंगे सबरी। कौन सी नदी है? सब। यहां पे एक जगह के बारे में बात करता हूं, यहां पे एक जगह के बारे में बात करता हूं। यहां पर इस जगह का नाम है कोरापुट। कोरापुट ओडिशा, कोरापुट ओडिशा एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सबरी नदी। प्रवाह देखेंगे अब आप लोग, ये सबरी नदी ओडिशा से निकलकर कुछ इस प्रकार बस्तर और ओडिशा के बीच में सीमा रेखा बनाते हुए, यह नदी कुछ इस प्रकार बस्तर जिले के पश्चात ये सुकमा जिला, और यहां पे एक जगह है कोंटा, नाम सुने थे? कोंटे पे बसा हुआ नगर कौन सा है? कोंटा। और यहां से ये कोंटा, कोंटा से आगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यहां पर जगह है कुर्नावरम। कुर्नावरम, यहां पे जगह का नाम मैं बोलूंगा कोंटा। इस नदी का नाम मैं बोलूंगा सबरी। इसको बस्तर में जाना जाता है कोलाब, सुकमा में इसको कहते हैं कोलाब। प्रशासनिक तौर पर नाम है सबरी। इस नदी पर सोने के कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की दो नदी जिसमें सोने के कण हैं, ईब और सबरी, सोने के कण। दो जिलों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है नदी। एक है उड़ीसा, एक है छत्तीसगढ़, एक है आंध्र प्रदेश। और सबरी एक ऐसी नदी है जिसमें कोंटा से लेकर कुर्नावरम तक जल परिवहन की सुविधा है। कुर्नावरम जल परिवहन की सुविधा है, यहां पे जलयान चलता है इस नदी पर। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, जल परिवहन का सुविधा नहीं है। सबरी नदी पर कोंटा से लेकर कुर्नावरम तक जल परिवहन की सुविधा है, एकमात्र नदी, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सही मायने में बोलूं, अगर आप जल परिवहन देख पा रहे होंगे तो हमारे यहां सिर्फ उसका पोर्ट है कोंटा में, हमारे यहां के नदी में चल नहीं रहा है वो। कोंटा, कोंटा एकदम आखिरी में, जहां वो चलना शुरू करे आंध्र प्रदेश लग जाता है। तो हमारे यहां सिर्फ क्या मिल रहा है? उसका पतनम मिल रहा है, उसका पोर्ट मिल रहा है, जलयान का पोर्ट मिल रहा है। और सही मायने में बताऊं, ये जो नदी का जो पानी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सामान लाने ले जाने का काम आते, वो भी बरसात के दिनों में। अदरवाइज हमारे यहाँ इसका ज्यादा काम नहीं है। इस नदी में लोग आने जाने के लिए इसको प्रयोग नहीं करते। हाँ, अगर एकदम प्राचीन काल में बोलोगे ना, तो पैरी नदी पे मिला हुआ है एविडेंस। पैरी नदी पर एविडेंस मिला हुआ है, सिरगट्टी, जहां पर प्राचीन काल में उस जगह को पैरी नदी पर विमान वाहक, मतलब माफ करेंगे, ये जो जलवाहक पोर्ट बनाए गए थे, आज भी उसके एविडेंस हैं। वो जगह बना हुआ है जहां पे, और सत्य भी हो सकता है। पैरी नदी महानदी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है। और महानदी बे ऑफ बंगाल, समुद्र के रास्ते महानदी में आया करते थे, और पैरी नदी के माध्यम से व्यापार होता था हमारा। उसके एविडेंस मिले हैं पैरी नदी पर, जिला गरियाबंद। और यह है जल परिवहन की सुविधा आज एकमात्र, इसीलिए थोड़ा ज्यादा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नदी का नाम है सबरी। दो खास बात, सोने के कण, और दूसरा क्या है यहां पे? जल परिवहन की सुविधा। इसी नदी पर अगर मैं बात करूंगा, ये अगर मैं सबरी नदी बोल रहा हूं, सबरी नदी पर एक नदी है जिसका नाम है कांगेर नदी। ये लो भाई, कांगेर, बस्तर में सबरी की सहायक है कांगेर नदी। कांगेर, और कांगेर की सहायक है मुनगा बहार। अच्छा, याद रखेंगे, मुनगा अलग है, बहार अलग है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं?
ये है मुनगा, ये है बहार, दोनों मिलकर हो गए मुनगा बहार। बढ़िया है। ये लो ऐसा लिख सकते हो, एक है मुनगा एक है बहार। मुनगा बहार कांगेर की सहायक है, कांगेर सबरी की सहायक है, सबरी गोदावरी की सहायक। ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसी को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। कैसे वाटर ड्रेन हो रहा है एक नदी से दूसरे नदी में, किस प्रकार पूरा वाटर समुद्र को पहुंच रहा है, वर्षा जल कैसे बाहर हो रहा है। अगर ये वर्षा जल बाहर नहीं होता तो उस जगह पूरा जलमग्न हो जाता, ये आर्द्र भूमि क्षेत्र हो जाता, नमी रहता है यहाँ पे, ये ड्रेन होना बहुत जरूरी है। तो एक है कांगेर नदी, और इस कांगेर की सहायक मैंने क्या बोला है, मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी का उद्गम सुकमा में होता है, ये भी याद रखेंगे आप। और इस अपवाह तंत्र में अगर मैं आखिरी नदी के बारे में आपको बताऊंगा तो याद रखेंगे, ये बैलाडीला की पहाड़ी, ये है बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी का दक्षिणी हिस्सा, उस बैलाडीला की पहाड़ी के उत्तरी हिस्से से संखनी नदी का उद्गम हुआ। बैलाडीला के पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से से एक नदी का उद्गम होता है, मालेंगर, मलगेर। यही प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। इसको मलगेर कह दिया जाता है, प्रशासनिक तौर पर मालेंगर नाम मिलेगा। ये लो भाई, इस नदी का नाम मैं बोलूंगा मलगेर। इस नदी का नाम 2 जिलों में बह रही है, दंतेवाड़ा और एक सुकमा। पिछले साल ये प्रश्न पूछा भी गया था, मलगेर नदी का उद्गम कहां से हुआ। एकदम छोटा सा प्रश्न, 2 नंबर के लायक, 10 सेकंड में बनता है ऐसा प्रश्न, डायरेक्ट वाले। आपको ऐसे चीजों का नदी वाले से हमेशा प्रश्न आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसके बाद मैं इरिगेशन में आने वाला हूं, वो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अगला आपका 2-3 क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है मलगेर नदी, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी से 2 नदी का उद्गम हो गया है, एक संखनी का और एक मलगेर। मलगेर किसकी सहायक नदी है, सबरी। सबरी की कितनी सहायक नदी हो गए, 2, एक कांगेर, पक्का, कांगेर और मलगेर। कुछ इस प्रकार ये है ड्रेनेज सिस्टम। बस्तर का ड्रेनेज सिस्टम है, बस्तर संभाग का ड्रेनेज सिस्टम। पूरा पानी गोदावरी में जा रहा है, इसलिए गोदावरी अपवाह तंत्र है। अंतिम रूप से पूरे पानी को गोदावरी समुद्र में ले जा रहा है, इसलिए गोदावरी अपवाह। अगर अंतिम रूप से इंद्रावती लेकर चले जाता ना, तो हम क्या बोलते इसको, इंद्रावती अपवाह तंत्र। अंतिम रूप से कौन जा रहा है उस पर निर्भर करता है ये बात समझ में आया। चलो भाई, मैंने बोला जब हम नदियों का जाल पर डाले, 2 और चीजें पढ़ते हैं हम लोग नदियों के साथ साथ, एक जलप्रपात और एक दूसरा क्या है, डैम। अच्छा, जब हम 10 जलप्रपात की बात करें, जलप्रपात वाला मैप आप हमेशा अलग से बनाएंगे, लेकिन मैं यहां पे इसी मैप में बनाऊंगा। और जब हम जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात हमेशा, जलप्रपात की अगर बात करें, जलप्रपात के लिए पहाड़ चाहिए, तो पहाड़ों का गढ़ है, यहां सिर्फ पहाड़ पहाड़ और क्या है, पहाड़। और अगर मैं पहाड़ों के बारे में बात करूं तो पहाड़ के कारण जलप्रपात असंख्य। और सही मायने में बोलूं, जब बरसात का दिन आ जाता है ना, तो पेपर वाला हमेशा छापते, देखो नया जलप्रपात मिला है। अच्छा, हर साल कम से कम 7 से 8 नए जलप्रपात ढूंढ दिए जाते हैं बस्तर में। सोचो, अभी भी ढूंढ दिए जा रहे हैं जलप्रपात, ऐसे हाल है वहां पर। इतने सारे अभी भी जंगलों में ऐसे जगह है जहां लोग पहुंच नहीं पाए, ऐसे जगह है बीच में, अंदर जंगलों के बीच। चलो, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात की बात करते हैं। और महत्वपूर्ण और सुंदर सुंदर जलप्रपात, खास जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर मैंने एक जलप्रपात के बारे में बताया जहां नारंगी नदी मिले। मैंने इस नदी का जलप्रपात का नाम बोला चित्रकोट। कूट कूट मत करते रहना, नहीं तो इसी करते रहते, कूट ही चलते रहता है। वहां जाकर आदमी कूट कूट बोल रहा है, बड़ा सा लिखा हुआ है चित्रकोट, वहां जाकर कूट कर रहा है। समझ में? प्रशासनिक भाषा शैली का आपको प्रयोग करना है। जब हम मेंस राइटिंग करें, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चित्रकोट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, इसीलिए इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है। जब हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य को अगर विश्व पटल पर अगर दिखाना चाहते हैं, किसी पुस्तिका के माध्यम से या पर्यटन के वेबसाइट में, आपको पता है हमारा जो डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग है, यही चित्रकोट जलप्रपात दिखाता है। वो देख तो इतना सुंदर सुंदर है हमारा, एक ही ठो सुंदर है। और कवर पेज में चित्रकोट, और वो भी उसी दिन का जिस दिन 2 दिन तक लगातार बारिश हुए रहता है, और तीसरे दिन पूरा ऐसे पूरा राउंड में पानी गिरते रहता है, सही में नाल की आकृति में। बाकी दिन जाओ ना, कोई नाल वाल नहीं है वहां पे एक धार में गिरता है बस।
तो ये हाँ वो उस समय दिखता बहुत सुंदर है जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात घोड़े के नाल की समान आकृति है, भारत का न्यागरा का, पूरे भारत में इतना चौड़ा जलप्रपात और कहीं पे नहीं, चित्रकूट जलप्रपात। यही नदी जब आगे बढ़े और दंतेवाड़ा को जब छोड़ते रहे तो यहां पर एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है सात धारा। कौन सा है? सात धारा जलप्रपात। जिला कौन सा है हमारा? दंतेवाड़ा, बारसूर के समीप सात धारा। जब इंद्रावती नदी यहां बहे ना तो ये इंद्रावती नदी यहीं पर ऐसे सात अलग अलग धाराओं में बढ़ जाते हैं। नदी ऐसे सात अलग अलग धाराओं में अलग अलग ऐसे धारा बन जाता है। स्थानीय लोगों ने सभी धाराओं के अलग अलग नाम रख दिए हैं। शिव धारा, शिव चित्र धारा, बाण धारा, बोध धारा, कृष्ण धारा, कपिल धारा या पांडव धारा, ऐसे सात धाराओं के नाम है। लिखेंगे बाद में जब लिस्ट बनाएंगे तो सब नाम रख दिए हैं, तो इसलिए इसका नाम है सात धारा, जहां पे सात अलग अलग धाराओं में इंद्रावती नदी बढ़ जाए। और उसके बाद जब यही नदी यहां पे बीजापुर पहुंचे, यहां पे बहुत ही सुंदर जलप्रपात है जिसका नाम है हांदावाड़ा जलप्रपात। बीजापुर नदी या इंद्रावती। अच्छा, बहुत सारे बुक में ये हांदावाड़ा जलप्रपात को नारायणपुर लिख देते हैं क्योंकि अबूझमाड़ के जंगल में इस जलप्रपात का निर्माण होता है। याद रखना, ये नदी कभी भी नारायणपुर में जाता ही नहीं, तो जलप्रपात कहां से बन जाएगा? अलग से थोड़ी ना बनेगा। समझ रहे हैं? पेपरों में कई बार खाली नारायणपुर चलते, वो उसका कारण है अबूझमाड़। अबूझमाड़ का विस्तार यहां तक है। अबूझमाड़ के जंगलों में ही बना है हांदावाड़ा जलप्रपात, लेकिन अबूझमाड़ का वह हिस्सा जो बीजापुर में उसमें बना हुआ है। बहुत ही सुंदर जलप्रपात माना जाता है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक यहां पैदल जाना पड़ेगा। यहां सबसे सुंदर पूरा बस्तर का सब, लेकिन वो बात अलग है, बहुत कम लोग यहां पहुंच पाते हैं, बहुत, क्योंकि पूरा एक दिन सिर्फ इस जलप्रपात में लगेगा। और थोड़ा खतरा भी माना जाता है यहां जाना, वो बात अलग है, खतरा भाई ही नहीं, बिल्कुल नहीं, खासकर पर्यटकों को यहां कोई चिंता नहीं है, फिर भी सबसे सुंदर माना जाता है। गए हो कोई? गए? हांदावाड़ा सबसे सुंदर मानते हैं इसको सभी में। चलो आगे बढ़े। यहां पे अगर मैं बात करूं तालपेरू नदी, तालपेरू नदी का वह हिस्सा, तालपेरू नदी का वह हिस्सा जो यहां पर बीजापुर में है, वहां पे एक जलप्रपात है, उसका नाम है बोगतुंग। तालपेरू नदी पर जलप्रपात का नाम क्या है? बोगतुंग। अच्छा, यहां पे मुनगा बहार नदी पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है तीरथगढ़। कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़। नाम सुने थे क्या? राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 300 फीट ऊंचा जलप्रपात, सीढ़ीनुमा जलप्रपात। इसका जो पानी है वो सीढ़ीनुमा फॉर्म में नीचे आता है, ऐसे सीढ़ीनुमा फॉर्म में आता है, इसलिए इसको सीढ़ीनुमा जलप्रपात। इसका पानी 3 स्टेज में नीचे पहुंचता है। पहले एक स्लोप ऐसा बना हुआ है, यहां आने के बाद पानी फिर से ऐसे बहता है, फिर यहां पे स्टेज बना है, फिर बहता है, फिर स्टेज बना हुआ, 3 स्टेज में नीचे तक पहुंचता है। और 95% लोग जब तीरथगढ़ जलप्रपात जाते हैं तो एक स्टेज देखकर वापस आते हैं। 95% लोग सिर्फ एक स्टेज देखते हैं, यहां पे जाने का व्यवस्था है, यहां से देखें, यहां से वापस आ जाए। 2 स्टेज तो नीचे, और नीचे जाओगे तब असली दिखता है वो तीरथगढ़ जलप्रपात। 3 स्टेज में पानी, इसको सीढ़ीनुमा जलप्रपात। जैसे सीढ़ी में घर में पानी डालते हैं तो दिखता है ना बढ़िया से, ये सीढ़ीनुमा फॉर्मेट में पानी नीचे आता है। मुनगा बहार नदी पर है ये जलप्रपात, इसका नाम है तीरथगढ़। यही पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र इसीलिए बन जाता है। ये चित्रकूट और तीरथगढ़ दोनों अगल बगल है। अच्छा चलो भाई आगे हम बात करते हैं कांगेर पर। कांगेर पर बात करूंगा दोस्त, कांगेर धारा जलप्रपात है, कांगेर धारा जलप्रपात। हाँ याद रखेंगे, बस जिला अगर बोला जाए तो जिला कौन सा याद रखेंगे हम लोग? बस्तर। यहां पे डांगरी डोंगरी पर माफ करेंगे डंकनी नदी पर सूरतगढ़। कौन सा याद रखना है? सूरतगढ़ जलप्रपात। जिला दंतेवाड़ा, डंकनी नदी, सूरतगढ़ जलप्रपात। अच्छा यह है मालेंगर नदी, यहां पे है मालेंगर इंदुल जलप्रपात। कौन सा है? मालेंगर इंदुल जलप्रपात, मालेंगर नदी पर मालेंगर इंदुल जलप्रपात। जिला सुकमा। अब सबरी नदी पर, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सबरी नदी पर आपको 2 जलप्रपात मिलेंगे। एक का नाम याद रखेंगे गुप्तेश्वर,
पीएससी के दो एकदम फेवरेट है जलप्रपात में, एक वो अमृत धारा जो भी आपने मनेन्द्रगढ़ में पढ़ा, और एक सबसे नीचे वाला, दो सबसे ऊपर और सबसे नीचे, बहुत फेवरेट है उसके, रिपीटेड पूछे जाते हैं। इसका नाम है गुप्तेश्वर, सबरी नदी पर, जिला सुकमा में। और एक अगर मैं बात करूंगा रानी दरहा जलप्रपात, दो जलप्रपात, सबरी नदी पर दो जलप्रपात, सुकमा के 3 फेमस जलप्रपात, गुप्तेश्वर, रानी दरहा, और एक मैंने क्या बोला, मालेंगर इंदुल। मालेंगर इंदुल कहा जाएगा इसको। आगे बढ़ूं, चलो भाई, और बहुत सारे छोटे मोटे जलप्रपात है, अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर। जो मेन जलप्रपात है, जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, यहाँ चर्चा कर दिया। अदरवाइज मैं जलप्रपात का पूरा लिस्ट देने वाला हूं आपको, लिस्ट पढ़ने वाले हम लोग, बनाएंगे लिस्ट बैठकर। जब वो लिस्ट हम बनाएंगे तो इसको रिकॉल करेंगे। जब मैं बोकतुंग बोले तो आपका दिमाग रिकॉल करना चाहिए, कहां पे बोकतुंग बनाए थे मैप में, कहां बनाए थे, ऊपर बनाए थे, नीचे बनाए थे, एटलीस्ट वहां तक अप्रोच करें आप। अब रही बात यहां पे, मैं अगर डैम एंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं दोस्त, तो यहां पर लगभग ना के बराबर है डैम एंड प्रोजेक्ट, लगभग है ही नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण है पहाड़ी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र। अगर डैम बना भी दिए, इतना नदी है, पानी को रोक भी दिया, बहुत बारिश होता है यहाँ पे। ये तो अधिकतम वर्षा का क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार, पिछले क्लास में पढ़े हैं, बहुत बारिश होता है। पानी रोक भी डालोगे, रोक के क्या मतलब, उस पानी को, रोके हुए पानी को नहर के माध्यम से आप दूसरे जगह ले जा नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल फ्लो नहीं मिलेगा। या तो आगे अगर पानी का फ्लो है, नीचे घाटी आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा। फिर भी यहां पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया, जिसका नाम है बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। ये लो भाई, इंद्रावती नदी पर, जिला दंतेवाड़ा में, बहुत ज्यादा फेमस रहा है आपका। इस प्रोजेक्ट का नाम अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम है बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। ये लो भाई, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय समझ में आ रहा है ना, यहां बिजली उत्पादन किया जाना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। अब तक जो रविशंकर जलाशय का सिंचाई क्षमता है, हसदेव बांगो का जो सिंचाई क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट महानदी परियोजना का 2.64 लाख हेक्टेयर है, और इसका 3.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई करेगा। जिस दिन ये प्रोजेक्ट बन गया, पूरे का पूरा इस बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन 3 जिलों का विकास हो जाएगा। लोग खेती करना स्टार्ट कर देंगे, भगवान पर निर्भरता कम हो जाएगा वहां के लोगों का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा समस्या है, यह प्रकृति की गोद पर है। जब ये डैम बनेगा तो बहुत बड़ा बायोडायवर्सिटी जलमग्न हो जाएगा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। ये प्रोजेक्ट बनना कब से है? 1979। कब से बनना है? 1979 से प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। 2020 में ये बनने का रेडी हुआ, इसको एनजीडी से परमिशन मिला कि चलो बना लो आप। अच्छा, बस बना लो करके परमिशन आया, इतना बड़ा चर्चा का विषय रहा। उस साल तो पीएससी ने दे ही दिया एक ठो प्रश्न, 4 ठो स्टेटमेंट लिखकर कि बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा जिला में है, इससे ये जिले लाभान्वित हो गए। एक और स्टेटमेंट है, इसमें एक 300 मेगावाट विद्युत पैदा होने वाला है। ऐसा ऐसा बड़े बड़े स्टेटमेंट 4 ठन लिख दिया। आयोग उत्तर भी ले लिया, सब चीज हो गया, प्रोजेक्ट फिर बंद हो गया। ऐसा लगा बस पीएससी में पूछे जाने के लिए तमाशा किया गया था। और होता क्या है, यहां के लोग भी चाह रहे हैं प्रोजेक्ट बने, हमारा भी उद्धार हो, लेकिन कुछ पर्यावरणविद यहां झंडा गाड़ देते हैं जाकर, पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, वो आदमी पर्यावरणविद कहां का है? रायपुर का है, जहां पूरा पर्यावरण का नुकसान कर दिया गया है। जब इतना ऑक्सीजन चाहिए तो रायपुर के घड़ी चौक में डगा ला लो। आप इधर कॉलोनी पे कॉलोनी बनाए जा रहे हो, कॉलोनी बनाने का परमिशन दे रहे हो, यहाँ का विकास कर रहे हो। उनका भी विकास जरूरी है। उसके पास इतना जंगल है कि वो ऑक्सीजन ले सकते हैं। वो रायपुर का ठेका नहीं लिए बस्तर के लोग कि इधर ऑक्सीजन देने का। उसको भी विकास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति नहीं चाहिए, उनको भी विकास चाहिए। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इतने पेड़ कटेंगे, यहाँ रायपुर में बैठकर चिल्ला रहे हैं वहां इतने पेड़ कटेंगे, और तुम जो काट रहे हो वो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बहुत बड़ा चिंता का। बस्तर का विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है। कहां से होगा? यहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं। रायपुर जिले का 80% एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड है, सिंचाई क्षमता है 80% लैंड। अगर भगवान पानी दे दिया ना तो बहा कर ला लेंगे और खेती कर लेंगे, मतलब हमारा खेती होना जरूरी है। दंतेवाड़ा जिला का इरिगेटेड लैंड एरिया मात्र एग्रीकल्चर लैंड का 1% है। 99% जगह भगवान भरोसे, इसीलिए वहां के लोग
खेती करने के बजाय जंगलों में चले जाते हैं, लघु वनोपज इकट्ठा कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। खेती करेंगे, पता चला 2 महीने बाद पता चला बारिश समय पर नहीं हुआ, पूरा का पूरा नुकसान। वो लोग नहीं झेल पाते इस चीज को। और मिट्टी के बारे में तो बता ही चुका हूं, भगवान तो एकदम नाप नाप के दिए वहां पे, बलुई मिट्टी और डोमर दिए हुए हैं, पढ़े देगा। इसीलिए उन लोग खेती पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ इतना बड़े रूप में धान खरीदी चलता है ना मैदानी क्षेत्र में, बस्तर में डजन मैटर है, क्या त्योहार है, कैसे है, क्या है, कोई मैटर नहीं। वहां पे है ही नहीं। एक बहुत बड़ा उम्मीद का किरण था उनके लिए, फिर स्टे लग गया इस काम में, फिर स्टे, पता नहीं फिर वो 40-50 साल लगेगा, अब लग रहा है 40 साल बाद मिला था, फिर अगला 40 साल, तब तक तो आप और हम पता नहीं क्या होगा। समझ में आ रहा है ना, ये हाल है ये। तो ये बोध घाट एक परियोजना बनना है, लेकिन अभी तक ये बनकर तैयार, अदरवाइज यहाँ और कोई प्रोजेक्ट नहीं। मटरा नाला वगैरह में थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बस्तर में हैं। क्लियर है जी। तो कुछ इस प्रकार इसको पढ़ना है। ये है हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र, इस राज्य के दक्षिणी हिस्से का अपवाह तंत्र है ये। क्लियर है। थोड़ा बहुत जल्दी से, या तो आप जिले आधार पर बना लो या रफ बना लो आप, और वैसी जैसे मैं बनाता हूं ना वैसी बनेंगे आप लोग भी बिल्कुल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गोदावरी नदी बना लिए, फिर क्या बना लिए आप, इंद्रावती नदी, इंद्रावती की सहायक कोटरी नदी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये पैटर्न होता है पढ़ने का। आप ये बनाएंगे आप शॉर्टकट में, आप कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे आप इसको। अगर यहां पे अगर बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे संखनी, डंकनी, चिंतावागुनी, नंदीराज। यहां पे बनाएंगे आप तालपेरू, तालपेरू की सहायक नदी चिंता। यहां पे आप बनाएंगे सबरी नदी, सबरी नदी के सहायक कांगेर, कांगेर की सहायक मुनगा बहार। यहां पे बनाएंगे तालपेरू। खत्म हो गया गोदावरी अपवाह तंत्र। ये बनाएंगे आप, ये सीखेंगे घर में। इसमें अभी बाद में जाएंगे दोस्त आप, इतना जल्दी हर चीज नहीं। अगर हमको ऊपर छत पर चढ़ना है था ना, तो एक साथ छलांग नहीं लगाया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप आप सीखने का आदत डालें। एग्जाम सामने करके हड़बड़ी कभी मत करो दिमाग में, अभी तो आपका ढंग से सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। और सिलेबस खत्म होने के बाद जो 1 साल आप पूरे सिलेबस को फिर से खुद से पढ़ोगे और खुद से अपने दिमाग में डालोगे ना, तब निकलेगा आप कभी हड़बड़ी में। अभी पीएससी मैं अभी लिख देता हूं आपके नोट्स में, नहीं निकलेगा आपका। अगर अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं बता रहा हूं, मेरे को तो कोई नहीं दिखता यहां निकाल लेगा करके, और खुद नहीं समझ पा रहे उस बात को, लोड ले रहे हो के बोलते सर बहुत प्रेशर हो रहा है पढ़ाई, और कोई मतलब नहीं उससे। उस प्रेशर में जो अभी चल रहा है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। अभी चीजों को समझें दोस्त, इतना जल्दी नहीं सीखा जाता है, बहुत समय लगता है ये सब चीजों को समझने में। अच्छा समझ अलग आ गया आपको, ठीक है, अभी सब आ गया, बहता हुआ नदी दिख गया। अभी बहाने बोलूंगा ना 5 दिन नहीं बहा पाओगे आप लोग, सही बोल रहा हूं। और जिस दिन आप खुद बहा लोगे ना, तब बोलना सर अब हड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं। काबिल बनना अलग होता है, टीचर को सुनना अलग होता है। हड़बड़ी लेकर आप वर्तमान को, भविष्य के हड़बड़ी में वर्तमान को बच्चे बर्बाद कर देते हैं, समझ रहे ना। आप में से बहुत स्टूडेंट इसी साल निकालने करके घर में बैठ गए। वो क्या किया पता है, वो 2 महीना अपना बर्बाद कर डाला। वो 2 महीना उसको कई साल नहीं निकालने देगा। उसको जो चीज सीखना था उस लर्निंग पीरियड में कहीं और लगा दिया। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, ऐसे नहीं निकलता है। क्लियर है। मेरे से सुनना, ये पीएससी में ऐसा नहीं होता है, मेरे से सुनकर कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपसे ये जो मैं बनाया हूं अभी अगर आपसे बन गया, समझ लेना अब आप तैयारी हो चुका है। उस दिन हड़बड़ाना आप, उस दिन फिर करंट अफेयर बस को स्ट्रॉन्ग करना है और सिर्फ रिविजन करना है। पलटती याद, हाँ ये नदी ऐसा ऐसा बह रहा है। क्लियर है। अपने आप को आप बिल्कुल जान सकते हो कैसे कुछ न बह रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर है इतना। यह है गोदावरी अपवाह तंत्र। थोड़ा बहुत आप एक रफ आइडिया आप बना लो, थोड़े देर में मिलते हैं हम।